दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की धरती से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर चुनौती दे डाली है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है, एक तरीके से उनको वार्निंग दे दिया है। अब आप सोचेंगे कि ऐसी क्या बात हो गई जिसको लेकर के राहुल गांधी ने मोदी जी को अल्टीमेटम दे दिया या वार्निंग दे दिया। दरअसल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इशू है, जो कि इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करता है, उसको न्याय और हक दिलाने की बात करता है, और वो है कास्ट सेंसस, जाति जनगणना। और इसके साथ ही साथ जो आरक्षण में 50% की जो लिमिट है उसको ख़त्म करने को लेकर के और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के राहुल गांधी ने मोदी जी को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आप ये सब नहीं करा सकते हैं तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगला जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, अगला जो पीएम आएगा, वो इन सभी कामों को संपन्न करेगा। जनता से ऑर्डर आ गया है, प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। बेसिकली ये जो बातें हैं, संविधान, जातिगत जनगणना, आरक्षण या और भी कुछ बातें हैं, इन सब बातों को राहुल गांधी प्रयागराज के अंदर एक सम्मेलन हो रहा था, उसका आयोजन किया गया था और उसी सम्मेलन में वो बोल रहे थे। वो जो सम्मेलन है या वो जो आयोजन है उसका नाम संविधान सम्मान सम्मेलन है। और ये जो संविधान सम्मान सम्मेलन है ये बेसिकली एक सीरीज़ के तहत हो रहा है और कई शहरों में हो चुका है, और उसी का एक जो अगला कड़ी था वो प्रयागराज में रखा गया था, जहाँ पर राहुल गांधी गए थे और अपनी बातों को रख रहे थे। उनके भाषण से जो चीज़ भी निकल करके आई है उसी को हम इस वीडियो के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं और हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी को कैसे लाभ पहुंचाने वाली हैं। सबसे पहले जो संविधान का सम्मान है, सच्चे अर्थों में संविधान का सम्मान कब माना जाएगा? वो तभी माना जाएगा जब आप संविधान में निहित जितने भी प्रबंध है, संविधान में निहित बातों का आप पालन करते हैं, उसको आप अप्लाई करते हैं, तभी आप सच्चे मायनों में संविधान का सम्मान करने वाले माने जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं और असल आपका मंशा कुछ और है तो उसको संविधान का सम्मान नहीं कहा जा सकता है। और ये जो संविधान है हमारा, बेसिकली ये संविधान ही तमाम चीज़ों का स्रोत है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी नागरिक हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनको जो अधिकार मिले हुए हैं, जो हक मिले हुए हैं, उन सभी का स्रोत संविधान ही है। हमारे देश में जितनी भी संस्थाएं हैं उसका नियमन कैसे होगा, वो कैसे काम करेंगी, उनका क्या फंक्शन होगा, क्या उनकी ड्यूटीज़ होगी, क्या उनकी बाध्यताएं हैं, क्या उनकी सीमाएं हैं, इन तमाम चीज़ों को संविधान के अंदर ही परिभाषित किया गया है। जो पूरे देश का जो नियम कानून है या शासन प्रशासन है, देश कैसे चलेगा, किन नियमों के तहत चलेगा, इन तमाम चीज़ों का जो उल्लेख है वो इसी संविधान के अंदर है। और संविधान जब बन रहा था तो बाबा साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि संविधान कितना उपयोगी है और कितना महत्वपूर्ण है, ये उस पर डिपेंड करेगा जो इसको लागू करेगा। यानी कि अगर आप संविधान में उल्लिखित प्रबंधों का लागू करते हैं, उन प्रबंधों को आप हिंदुस्तान के लिए, लोगों के, सोसाइटी के कल्याण के लिए अगर आप लागू करते हैं, सही मायने में उसको लागू करते हैं, तभी संविधान की उपयोगिता रहेगी, संविधान चरितार्थ रहेगा। लेकिन अगर आप संविधान को सही अर्थ में लागू नहीं करते हैं तो इसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। यानी कि जो संविधान की उपयोगिता है वो उसको लागू करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। और आज हिंदुस्तान में जो सिचुएशन है, जिस तरीके की सरकार है और उनकी जो मानसिकता है, उसको आप देख करके समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से हर दिन
संविधान विरोधी गतिविधियों में, क्रियाविधियों में संलिप्त है। इसीलिए ये जो संविधान है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है अभी हमारे देश के अंदर। और लोकसभा चुनाव 2024 को अगर आप याद करें तो उस वक्त ये जो मुद्दा था ये सबसे अपने पीक पर था और वो आज भी बरकरार है। और पीक पर इसीलिए आ गया था वो मुद्दा कि भाजपा के नरेंद्र मोदी के कुछ नेताओं ने खुले मंच से ये बोल दिया कि हमें 400 सीटें चाहिए ताकि हम इस संविधान को बदल डालें। समझ रहे हैं बात? तो संविधान को बदलने वाला ये जो बात थी भाजपाइयों की, उसने हिंदुस्तान के एक बड़े तबके को प्रभावित किया था और सभी लोगों ने मन में ये ठान लिया था कि संविधान को अगर बचाना है तो नरेंद्र मोदी को हराना होगा, बीजेपी को सत्ता से दूर रखना होगा। और इसीलिए बीजेपी 240 पर आकर के सिमट गई। हालांकि इस 240 का जो आंकड़ा है, जो नंबर है, इसको भी लेकर के संदेह है कि इसमें भी नरेंद्र मोदी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके ये आंकड़ा पाया है, 240 का नंबर पाया है। वरना अगर पूरी तरीके से चुनाव निष्पक्ष हुआ होता तो दृश्य कुछ और ही होता। उस वक्त से लेकर के संविधान जो ये मुद्दा बना वो आज भी अभी भी मुद्दा बना हुआ है। और आने वाले जो चुनाव हैं, कई राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं, वहाँ पर भी ये संविधान एक अहम मुद्दा बन करके उभरा है या बना हुआ है। और ये चीज़ जो है वो नरेंद्र मोदी को बेहद परेशान कर रही है। इसीलिए आप याद करेंगे कि जब चुनाव का रिजल्ट हुआ, सरकार बनी एनडीए की, और मोदी जी जब संसद भवन में जा रहे थे, आपने ये तस्वीर ज़रूर देखी होगी, संविधान को अपने माथे से लगाए हुए। लेकिन ये जो तस्वीर है, अगर सच्चे मायने में हम बोलें तो ये एक ढोंग है, एक पाखंड है नरेंद्र मोदी का। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर के और आज तक इस संविधान का उल्लंघन किया है। इस संविधान के प्रावधानों को तार तार किया है, हर दिन किया है, हर कदम पर किया है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो बातें हैं, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी का एक पाखंड है, नरेंद्र मोदी का एक ढोंग है। और सच्चे मायनों में नरेंद्र मोदी संविधान के विरोधी हैं। राहुल गांधी ने जो बातें वहाँ पर कही प्रयागराज के अंदर संविधान सम्मेलन के अंदर, सम्मान सम्मेलन के अंदर, उसमें सबसे जो उनका प्रमुख फोकस था वो कास्ट सेंसस को लेकर के था, जातिगत जनगणना को लेकर के था। और आप याद करें कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर थे, उस वक्त से ही इस मुद्दे को वो उठा रहे हैं। और जगह जगह जहाँ भी जा रहे थे, इवन चुनाव यात्रा ख़त्म हो गई, चुनाव प्रचार जब कर रहे थे लोकसभा के लिए, तो उस दौरान भी जहाँ भी उनका सम्मेलन हो रहा था, चाहे कहीं भी लोगों से मिल रहे थे, तो जातिगत जनगणना के मुद्दे को रख रहे थे और इसका महत्व समझा रहे थे लोगों को कि ये कितना ज़रूरी है। और आज भी वो उस चीज़ पर अडिग हैं। भाजपाइयों के द्वारा उनका एक तरीके से इंसल्ट किया गया था पार्लियामेंट के अंदर। अनुराग ठाकुर ने गाली दिया था जातिगत जनगणना को लेकर के। बावजूद इसके राहुल गांधी ने ये सीधे तौर पर क्लियर कट बोला था कि आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर जितना इंसल्ट कर दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस देश में जातिगत जनगणना करवा करके रहूँगा और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक दिलवा करके रहूँगा। आबादी के अनुपात में उसको उतना पार्टिसिपेशन है कि नहीं है इस देश में, इसको सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है। और उसी कास्ट सेंसस को लेकर के वो बोल रहे थे प्रयागराज के अंदर। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली है, जिसको लेकर के हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों के मन में शंका होगा, संदेह होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कास्ट सेंसस की वजह से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान हो जाए, है ना। क्योंकि आपको पता है कि राजनीति जो है, आज हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो एक तरीके से वोट बैंक की राजनीति है। अपने अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके जो नरेंद्र मोदी के टाइम का राजनीति है
ये टोटली जो है वो वोट बैंक की राजनीति है और अपने मतदाताओं को खुश करने की राजनीति है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। इस तरह के राजनीति में राहुल गांधी जब प्रयागराज में खड़ा होकर के बोलते हैं कि ये जो कास्ट सेंसस है ये मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, और अगर इससे मुझे राजनीतिक तौर पर नुकसान भी होता है तब भी मैं इस कास्ट सेंसस को करवा करके रहूँगा। राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये दिखाता है कि ये जो व्यक्ति है वो कास्ट सेंसस को लेकर के कितना डिटरमाइंड है, उसके मन में कितना डेडिकेशन है इस चीज़ को लेकर के कि हिंदुस्तान की एक जो बड़ी आबादी है SC ST OBC और बाकी जो लोग हैं जिनकी की आबादी इस देश में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी जितनी आबादी है उस अनुपात में उनको पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है, उनको भागीदार नहीं बनाया जा रहा है, उनको उतना हक नहीं मिल रहा है। और उस हक को राहुल गांधी दिलवा करके रहेंगे। ये उनका एक तरीके से मिशन है, उनके लिए राजनीति नहीं है। और उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि कास्ट सेंसस का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ गणना करा देंगे आबादी कितनी है, नहीं, ये वो फर्स्ट स्टेज होगा, है ना, तभी जा कर के आप उसके लिए कोई भी स्कीम बना सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं। तो कास्ट सेंसस का जो वास्तविक जो उद्देश्य है वो मतलब पॉलिसी मेकिंग के लिए एक फाउंडेशन बनाना है ना। जैसे पहले भी बोलते हैं राहुल गांधी कि कास्ट सेंसस जो है वो एक तरीके से एक एक्सरे है, आपको पता चलेगा कि इस समुदाय के लोग कितने हैं, फिर उसके अनुसार आप उसके लिए पॉलिसी बनाएंगे। तो सेंसस कराना, उनकी संख्या को समझना, उनकी आबादी को समझना, डेटा कलेक्ट करना, ये एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन का काम करेगा और उसके आधार पर जो है आगे पॉलिसी बनेगी, नीतियाँ बनाई जाएगी ताकि उनका विकास हो सके, उनका कल्याण हो सके और वो ग्रोथ कर सके और देश का जो विकास है उसमें उनकी भी हिस्सेदारी हो। तमाम चीज़ों में आप सुनते रहे होंगे, शुरू से बोल रहे हैं राहुल गांधी कि चाहे आप कॉरपोरेट इंडिया की बात कर लीजिए, चाहे आप फिल्म जगत की बात कर लीजिए, चाहे आप देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी बात कर लीजिए, और आज तो उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि जो मिस इंडिया है उसका भी लिस्ट निकलवा करके मैंने देखा है, इसमें आपको SC ST और OBC के कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। सोचिए कि देश के जो बड़े उद्योगपति हैं, टॉप 500 उद्योगपति जो हैं, उसमें भी आपको SC ST और OBC के लोग नहीं मिलेंगे, जबकि इनकी आबादी इस देश में सबसे अधिक है। तो आबादी इतना है लेकिन इस देश में उनकी जो भागीदारी है वो इतना सा है। आबादी इतना है तो भागीदारी भी इतना ही होना चाहिए। यही राहुल गांधी का अल्टीमेट उद्देश्य है जातिगत जनगणना को लेकर के, और ये सच में होना चाहिए ताकि पता चल सके। और ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे। और नरेंद्र मोदी को इसीलिए इसी से डर है कि अगर जब लोगों को पता चल जाएगा, है ना, नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वो क्या है, जाति की राजनीति है, धर्म की राजनीति है ना। OBC बोलते हैं कि मैं OBC हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क मोदी ने इस देश में OBC का ही किया है। क्यों? क्योंकि OBC वालों को पता ही नहीं है कि वो लोग कितने हैं, एक्चुअल जो नंबर्स हैं उनको पता ही नहीं है वो कितने हैं, है ना। अंधकार में जी रहे हैं, नहीं पता है नंबर्स, मिल रहा है कुछ और, है कुछ और। तो जितनी आबादी है उनकी जो भागीदारी है उतनी ही होनी चाहिए, यही राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं। और इस चीज़ का समर्थन पूरे देश में है। इंडिया अलायंस के तमाम जो लोग हैं वो सभी लोग इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी इस पर झुकने वाले हैं। पिछले 1-2 दिन पहले ही अखबार के अंदर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, आपने देखा होगा। जातिगत जनगणना, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के उन्होंने बहुत बोला, और जो मोची रामचैत थे उनका उन्होंने बहुत उल्लेख किया और उसके माध्यम से समझाया उन्होंने लोगों को स्किल डेवलपमेंट और स्किल क्या चीज़ होता है। एक और अहम मुद्दा आरक्षण को लेकर के है, और
जब से सुप्रीम कोर्ट का ये मामला आया कि कोटा के अंदर कोटा, उसके बाद हिंदुस्तान में किस तरीके से 21 अगस्त को भारत बंद रखा गया था, आप सब ने देखा था। तो आरक्षण का जो एक लिमिट है 50% का, उसको ख़त्म करने पर राहुल गांधी का फोकस है कि उसको ख़त्म करना है और उसको बढ़ाना है। वो जब बढ़ेगा तभी जा कर के लोगों की आबादी के अनुसार उनको हक मिल पाएगा, उनको उतनी भागीदारी मिल पाएगी। तो उसको भी तोड़ना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। और ये दोनों जो चीज़ है ना, तमाम जो चीज़ें मीडिया को लेकर के उन्होंने बात करी कि आज हिंदुस्तान में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आपको पता है उसको गोदी मीडिया कहा जाता है। तो जो मीडिया का जो काम है वो क्या काम है कि जनता के आवाज़ उठाना। लेकिन मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो जनता के आवाज़ को उठाने की जगह पर वो सरकार के सुर में सुर मिलाती है। वो सरकार का एक तरीके से मानसिक गुलाम बन चुकी है ना। और ये जो तमाम चीज़ें आप देखेंगे, ये सब चीज़ें संविधान से जुड़ी हुई है। मैंने शुरू में ही कहा ना कि अपने देश में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का स्रोत संविधान है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो तमाम जो चीज़ें हैं वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगे। और इसीलिए संविधान का सम्मान करना और संविधान की सुरक्षा करना सिर्फ राहुल गांधी का काम नहीं है, बल्कि इस देश के जितने भी लोग हैं, तमाम जो अपने आप को इस देश के एक जागरूक नागरिक समझते हैं, उन सभी का काम है संविधान का संरक्षण करना, संविधान की सुरक्षा करना, संविधान को बचा करके रखना। तभी जा करके आपको तमाम जो अधिकार हैं वो मिल पाएंगे। विडंबना ये है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो संविधान और आरक्षण दोनों के ही विरोधी हैं। निजीकरण कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। क्या है प्राइवेटाइजेशन? भी एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को समाप्त करने का तरीका है। जब सरकारी नौकरी ही नहीं रहेगी और निजी नौकरी में आप आरक्षण देंगे ही नहीं, तो आरक्षण कहाँ रहेगा? धीरे धीरे आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। लेटरल एंट्री लेकर के आए, जिसका कि विरोध हुआ, फिर वो उसको वापस लिए। तो ये सब तरीका क्या है? ये सब तरीका है आरक्षण को समाप्त करने का। और ये जो चीज़ है वो सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि जो आरक्षण है उसका आधार आर्थिक कभी नहीं रहा है ना। उसका आधार जो सामाजिक भेदभाव है, जो समाज में जिस तरीके से आपका उपहास किया जाता है, तो आपको एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया गया। पैसा दे करके आरक्षण नहीं दिया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जो हैं वो धीरे धीरे करके इस आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो ये चीज़ फ़िलहाल इस देश में होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि जो समाज है हिंदुस्तान का, बहुजन समाज है, वो अब जग चुका है और उसको अपने अधिकार, उसका जो हक है, संविधान का जो महत्व है, उसको समझ में आ गया है कि संविधान का क्या इम्पोर्टेंस है और कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी को आप देखेंगे कि पिछले 2 महीनों के अंदर, 1.5 महीने के अंदर तमाम चीज़ों को लेकर के वो पीछे हट रहे हैं, यू टर्न मार रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी वर्तमान में अभी एक बेहद कमज़ोर सरकार चला रहे हैं, जो कि किसी भी वक्त गिर सकता है। एक और बात यहाँ पर मैं चलते चलते आखिरी बात कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी का भाषण और राहुल गांधी के भाषण, इन दोनों में आपको एक बहुत ही बुनियादी फ़र्क देखने को मिलेगा। आप कोई भी भाषण उठा करके देख लीजिए, एक तरफ जो राहुल गांधी का जो भाषण होता है, उस भाषण के अंदर आपको एक व्यवहारिकता दिखाई देगा। उस भाषण के अंदर आपको इस देश में जो अलग अलग लोग हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उसका निराकरण कैसे होगा, यानी कि एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड भाषण देते हैं। उसको सॉल्व कैसे करना है। अगर एक मोची है, उसके पास स्किल है, लेकिन फिर भी उसका जीवन बेहतर नहीं हो पा रहा है, उसको समाज में सम्मान नहीं मिल पा रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे उसको रिस्पेक्ट दिलवाना है, उसके जीवन की दशा को कैसे बेहतर बनाना है, इस तरह की बातें आप राहुल गांधी के भाषण में सुनेंगे। दूसरी तरफ अगर आप नरेंद्र मोदी का भाषण सुने, वही
हसीन सपने दिखाने का काम करते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बेचने का काम करते हैं नरेंद्र मोदी कि हम ये हो गए हैं, हम वो हो गए हैं। भारत का युवा नौकरी मांगता नहीं है, नौकरी देने वाला बन चुका है। अरे भैया, जिसको खुद खाने के लिए नहीं है, जिसके प्लेट में थाली में खुद रोटी नहीं है, वो दूसरे को रोटी कैसे खिला सकता है? ये एक बहुत ही बुनियादी फ़र्क है इन दोनों नेताओं के भाषण में। और यही कारण है, यही जो व्यवहारिकता है, यही जो सॉल्यूशन वाला जो माइंडसेट है राहुल गांधी का, वो आज के हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी से काफ़ी आगे ले जा चुका है। और हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको राहुल गांधी के अंदर एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। उनको लगता है कि ये जो व्यक्ति है वो अब हमारे कल्याण के लिए काम कर सकता है। और इसीलिए देश के तमाम जो लोग हैं, है ना, चाहे वो किसी भी फील्ड से संबंधित हो, और राहुल गांधी से जाकर के मिलते हैं, उनको अपनी समस्याएं बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको राहुल गांधी में उम्मीद दिखाई दे रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और यही सब जो चीज़ें हैं वो राहुल गांधी के अंदर जो आजकल जो कॉन्फिडेंस है, जो उनका आत्मविश्वास है, इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने इस देश के लोगों के विश्वास को जीत लिया, उनके भरोसे को जीत लिया, उनका दिल जीत लिया है। समझ रहे हैं बात को? और लोग उन पर भरोसा करने लगे हैं, उन पर विश्वास करने लगे हैं। और इसीलिए राहुल गांधी आज के हिंदुस्तान में, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़े लीडर बन चुके हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी की रातों की जो नींद है, जो उनका चैन है, सब कुछ हराम हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।